जरा ये वीडियो देखिएगा कि एक तरफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट को रिप्रेजेंट करते हुए कहता है कि जी सबको बराबर के हुकूक होने चाहिए, सबको आजादी होनी चाहिए, सबको होना चाहिए। दूसरी तरफ वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये कहता है कि गैर मुस्लिम मुल्क का सरबराह नहीं बन सकता। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये थे जनाब हसन इलियास साहब जो तैमूर रहमान साहब के साथ बैठे और बता रहे हैं कि इस्लामी रियासत कैसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि उनके नज़दीक इस्लामी रियासत वाला का कॉन्सेप्ट जो है वो बज़ाहिर नहीं लगता ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन टॉपिक्स पर बात की जाए, इसलिए कि डॉक्टर तैमूर रहमान साहब लेफ्ट सोशलिज्म को रिप्रेजेंट करते हुए, और बहुत से लिबरल्स हैं जो कि ऑब्वियसली सोशलिस्ट नहीं हैं, वो अपने लिबरलिज्म को रिप्रेजेंट करते हुए ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि दीन जो है ये बहरहाल एक इबादत का मजमू है, अपनी नमाजें पढ़ें, ये करें वो करें, जो रियासत के मामलात हैं वो सेकुलर होने चाहिए। तो बहुत अरसे से इन्होंने कोशिश की, ये कोशिश में इनको कामयाबी नहीं हुई। तो फिर ये हुआ कि एक ग्रुप जो है जिनको मैं प्यार से रैंड कॉरपोरेशन मुस्लिम्स कहता हूँ, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी शामिल हैं, जिसमें गामदी साहब भी शामिल हैं, हसन इलियास साहब शामिल हैं, ये एक छोटा सा फ्रिंज ग्रुप, इन्होंने इसको इंसोर्स किया, इनकी सर्विसेज ली कि अगर हमारी बात लोग नहीं मानते तो फिर हम मजहबी स्कॉलर्स जो हैं उनके मुंह से अगर यही बातें कहलवा देते हैं तो उससे ही हम ये तासुर देने में कामयाब हो जाएंगे कि इस्लाम का ना कोई इकोनॉमिक सिस्टम है, इस्लाम का ना कोई सिस्टम है पॉलिटिकल, ना ही इस्लाम के अंदर कोई सोशल थ्योरी है। बस ठीक है, नमाज शहज़ पढ़ो, बाकी जितना है वो सेकुलर। वाई? इसलिए कि अगर आप लोगों को इस चीज़ पे कन्विंस कर देते हैं कि इस्लाम के अपने सिस्टम्स नहीं हैं और इसमें सिर्फ इबादत, अखलाकियात यही कुछ है, तो फिर ऊपर से पूरा मुल्क को रन करने के लिए आपको जो एक अपरेटिस चाहिए, वहाँ पर एक बड़ा गैप आ जाता है। तो उस गैप को हम कैसे फिल करेंगे? सोशलिज्म से करेंगे। जो लिबरल्स हैं वो कहते हैं कि लिबरलिज्म से करेंगे, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि लगभग 2 अरब मुसलमान दुनिया में, पौने 2 अरब के लगभग जो हमारी आबादी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये जो मांगे तांगे के नज़रियात हैं वो लिबरलिज्म के हों या सोशलिज्म के हों, हम उनमें से एक बाइनरी ऑप्शंस को देखें, जबकि हमारे पास अपने सिस्टम्स हैं। तो ये जो एक छोटा सा ग्रुप बन रहा है, इनके का जो ये जो नैरेटिव जो पाकिस्तान में ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका काउंटर करना बड़ा ज़रूरी है। एंड आई विल गो टू, ये मेरा वाहिद वीडियो नहीं है, हसन इलियास साहब ने बातें की, मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा उस पर इंशाल्लाह कि उन्होंने और क्या गलत बातें कही हैं, क्योंकि इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। क्योंकि हसन इलियास साहब मेरे जैसे आदमी के साथ नहीं बैठते। मैं ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैंने उनको मुतअद्दिद मरतबा दावत दी है कि आप आइए, आप बात कीजिए। वो सेकुलर्स के साथ बैठ जाते हैं, वो कभी किसी इस्लाम पसंद उसके साथ नहीं बैठते। वो हमारे यंग मैन हैं पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाले, उनके साथ शहजाद गयास, उनके साथ बैठ जाएंगे, तैमूर रहमान साहब के साथ बैठ जाएंगे। हर वो आदमी जो सेकुलर जहनीत का रखता है उसके साथ बैठ के सेकुलरिज्म को स्मगल करने की कोशिश करेंगे अपनी दाढ़ी और अपनी टोपी के साथ। इंजीनियर साहब भी यही काम करते हैं, वो भी इस्लाम पसंदों के साथ नहीं बैठते हैं आमतौर पे, जो ऑर्थोडॉक्स हैं, बल्कि वो भी बैठते हैं इन्हीं लोगों के साथ। वो फैसल बराइश साहब हो गए, इस तरह के जितने भी यानी कि सेकुलर जहनीत के लोग हैं, उनको किसी न किसी तरह से यानी कि स्पेस देते हैं कि पाकिस्तान में सेकुलरिज्म आ जाए। तो चूंकि ये हमारे साथ बैठते नहीं हैं, ये डिबेट्स नहीं करते हैं, ये पॉडकास्ट नहीं करते हैं, ना डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, ना और उनमें से कोई भी नहीं, तो फिर हमारे पास एक ये जरिया बच जाता है कि जिसके जरिए हम फिर इनको बताएं कि ये क्यों गलत हैं। क्योंकि अगर ये हमारे बच्चों को गुमराह करने के लिए मेहनत करेंगे तो इनको कम से कम जो तवक्को रखनी चाहिए वो ये कि इनका जितना भी एक ये गलत बयानी पे मबनी एक मौक़िफ़ है उसको इल्मी बेसिस पे डिबंक ज़रूर किया जाएगा। इसलिए कि हम इतने तो लावारिस हैं नहीं पाकिस्तान में, ना ही हम अपने बच्चों को इतना लावारिस छोड़ सकते हैं कि वो लेनिन जैसे दहशतगर्द, स्टालिन जैसे दहशतगर्द के नज़रियात को प्रमोट करने वाले लोगों को वो यहाँ पे पाकिस्तान में आके वो हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हों, और दूसरी तरफ जो लिबरलिज्म जिससे पूरी दुनिया में आग लगाई हुई है उसके नज़रियात को करने वाले, और आगे से हम कहें कि नहीं कोई बात नहीं यार खैर ही है, नहीं खैर नहीं है। सो आज ये पहला वीडियो इस सिलसिले का, आगे हम बढ़ते हैं, स्ट्रेट वे चलते हैं। जो डॉक्टर साहब ने बात कही कि यहाँ पे जो है वो नॉन मुस्लिम्स जो है वो सदर नहीं बन सकता या मुल्क का जो हुक्मरान है वो नहीं बन सकता, नो दैट्स पार्ट इज़ फाइन, नहीं बन सकता। और कई दफ़ा हमने एक्सप्लेन किया है कि वो क्यों नहीं बन सकता, कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है, ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है कि आप मजमूई तौर पे मुल्क की जो मेजॉरिटी है जब उसके लिए कवानीन बनाएंगे तो ये लाजम है कि उस मेजॉरिटी के बिलीफ सिस्टम को समझने वाला आदमी होगा, यानी कि मुसलमानों के लिए है तो इसमें ज़कात के मामलात हैं, सदक़ात के भी मामलात हैं, इसके अंदर हुकूमत है, इसके अंदर पूरी की पूरी एक सोशल पॉलिटिकल थ्योरी है कि वो मुसलमानों की है। तो वो मुसलमानों को के लिए जब उस कवानीन बनाए जाएंगे तो फिर एक ऊपर मुसलमान ही चाहिए। आप एक अनक्वालिफाइड आदमी एक मेजॉरिटी के लिए कवानीन बनाने के लिए जब आप बनाएंगे तो वो आदमी कॉम्पिटेंट नहीं होगा। यानी कि मुझे कोई आदमी अगर कहे कि मैं हिंदुओं के लिए कवानीन बनाऊं, आज भी
I'd be struggling, इसलिए कि मैं उस रिलीजन की गहराई को नहीं जानता हूं. I would ask a Hindu brother कि आप आइए, आप अपने लिए बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है. तो इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं. एक तो ये मुसलमानों के साथ ज़्यादती होगी, दूसरी ये ज़्यादती होगी कि जो एक क्रिश्चियन है या हिंदू है या कोई और है, जब आप उसके लिए एक इस्लामी मुल्क में रहने वाले मुसलमानों की जो आबादी है, जो मजमूई तौर पे मुस्लिम है, जब आप उनसे कहेंगे कि आप कवानीन बनाएं, तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट रिलीजन का आदमी है, तो उसको अपने रिलीजन के खिलाफ जाके कानून बनाने पड़ेंगे, अपने रिलीजन के खिलाफ. यानी कि एक हिंदू है, उनके मजहब में बुत परस्ती है, तो वो इस्लाम में बुत परस्ती के खिलाफ कानून बना रहा होगा, तो ये उसके साथ भी तो नाइंसाफी है. तो इस्लाम ने वो रास्ता बंद किया कि नहीं, इस तरह से नहीं है. जो मुसलमानों के मामलात हैं वो मुसलमान करें, जो नॉन मुस्लिम्स के मामलात हैं उस पर कोई मुसलमान दखलंदाजी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता. क्लियर बात है कि जो आपस में मामलात हिंदुओं के हैं, हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, उसके एक्सपर्ट्स ही उस चीज़ को करेंगे, मुसलमान किसी को नहीं बताएगा. और यही कायदे-ए-आज़म की 11 अगस्त की तकरीर है. फ्री हो भाई, जाओ अपनी मस्जिदों में, जाओ अपने मंदिरों में, लेकिन जो रियासत के ओवरऑल मामलात हैं वो एक जो मेजोरिटी है उसके लिए होंगे, तो उसके लिए वो एक्सपर्टीज चाहिए. अच्छा, इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही हसन इलियास साहब ने, ये साबित करने के लिए एक दलील के तौर पर उन्होंने बात कही कि जो अमेरिका है उसमें उनके बच्चे इलेक्शन लड़ सकते हैं. जरा वो हिस्सा सुनिएगा. मेरा अमेरिका से मेरी नस्लों का कोई ताल्लुक, कोई वाबस्तगी नहीं है, लेकिन उनके सियासी हुकूक वहां पर हुई हैं जो पिछले 300 साल से रहने वाले लोगों के. मेरा बच्चा उठ के कल वहां प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट कर सकता है. राइट. सो आपके बच्चे वहां पैदा हुए हैं और वो अमेरिका के सदर का भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं. हसन इलियास साहब फरमाइएगा कि आप भी क्या अमेरिका का इलेक्शन लड़ सकते हैं बहैसियत सदर अमेरिका में? एंड द आंसर इज नो. आप नहीं लड़ सकते हैं. उसकी वजह यह है कि जो प्रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स, उनमें से एक रिक्वायरमेंट यह है कि जो आदमी भी अमेरिका के सदर के लिए इलेक्शन लड़े वो अमेरिका की सरजमीन पे पैदा हुआ हो. आप वहां के शहरी मेरा ख्याल है, आई एम नॉट एंटायरली श्योर, लेकिन कोई भी एक आदमी है जो वहां का शहरी है लेकिन वहां पैदा नहीं हुआ, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता. इसलिए नहीं लड़ सकता कि वो समझते हैं कि जो एक स्टेटमेंट ऑफ लॉयल्टी है, स्टेटमेंट ऑफ एक आपका जो एक होता है कि एक नेशन स्टेट ये है और एक आपकी नेशनल एक वफादारी है, वो बेहतर तौर पे उसका सबूत मिलता है अगर वो आदमी वहाँ पे पैदा हुआ हो, उसी वैल्यू सिस्टम के अंदर वो बड़ा हुआ हो. तो वो तो बाहर के पैदा हुए आदमी को इलेक्शन नहीं लड़ने देते, लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो इक्वल सिटीजन नहीं है. आप ये कहना चाहते हैं कि एक सेकुलर मुल्क में आप इक्वल सिटीजन नहीं है, जबकि आप उसी की एग्जांपल दे रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए वो एक म्यार होना चाहिए कि वहाँ होना हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता है. क्या वहाँ पे कोई भी आदमी मुंह उठा के इलेक्शन लड़ सकता है? इवन ये कि वो आदमी जो वहाँ पे पैदा हुआ है लेकिन पैदा होने के बाद कहीं और चला गया है, जब वो वापस आएगा तो रिक्वायरमेंट है कि वो कम से कम 14 साल अमेरिका के अंदर पहली बात पैदा हुआ हो, फिर अगर कहीं और चला गया है वापस आया तो फिर भी 14 साल की रिक्वायरमेंट है कि फ्रॉम द डेट जब उसने इलेक्शन लड़ना है तो उसे 14 साल पहले वो यूएस के अंदर हो. अगर कोई आदमी इस क्वालिफिकेशन में पूरा नहीं उतरा तो क्या वो इक्वल सिटीजन नहीं है? नहीं भाई, क्वालिफिकेशन होती है. अब रिलीजन ने जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि मेजोरिटी जो मुसलमान मुल्क हैं, मुसलमान जो शहरी हैं, उनके लिए जो कानून साजी की जाएगी उसके लिए एक ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए जो कम से कम उनके रिलीजन को मानने वाला हो. आप अमेरिका की एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें आप खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं. एनीवे, अब ये चूंकि बात खुली है तो एक हिस्सा और भी सुन लीजिए. हमारे मुल्क को जिस वक्त आजाद किया गया तो यहां पर यह बात तय थी कि ये मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं. ठीक है भाई, आप लोग कहते हो मुसलमान, आपको गैर मुस्लिमों की अक्सरियत से खौफ आता है, आप अपना अलग खित्ता देना चाहते हो, हम अलग करते हैं आपको. लेकिन जिन लोगों ने हमें अलग किया और जिन लोगों ने हमें अलग करवाया, उनमें से किसी के हाशिए ख्याल में भी ये नहीं था कि इस मुमलिकत के अंदर हम बतौर मजहबी शनाख्त पे अपना कोई अक्सरियत तसल्लुक कायम करेंगे. जब ये नहीं था तो ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर मैं बतौर मुसलमान ये गुफ्तगू करने का भी हक रखूं कि माइनॉरिटीज के साथ क्या मामला होना चाहिए. इसलिए पाकिस्तान को माइनॉरिटी है ही. अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हों या ये हसन इलियास साहब हों, देखें तारीख़ की एक होती है ना कि आपने इंटरप्रिटेशन की है, वो एक और चीज़ है, लेकिन एक तारीख़ अपने पास से घड़ लेना जो कि दजल है, झूठ है, फ्रेब है, हमारे ये लोग इससे बाज नहीं आते. आई एम वेरी सॉरी, आई एम बीन वेरी डायरेक्ट हियर, बट आई एम रियली सिक एंड टायर्ड कि ये एक शुस्ता ज़ुबानी और एक पोलाइट सा चेहरा लेके आप अगर आप शहद की बोतल में जहर डालें तो मैं शहद की बोतल से मुतासर नहीं होऊंगा. वो जो अंदर सब्सटेंस है, जो जहर है, मेरा ध्यान उस पर होगा. कायदे-ए-आज़म जिन जिन्ना पेपर्स हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं पब्लिश्ड फॉर्म में, कायदे-ए-आज़म की तकरीरें कितनी मौजूद हैं कि जिसमें वो एग्जैक्टली लोगों से यही कह रहे हैं कि तुम्हें कोई गैर इस्लामी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर नहीं करेगा, हमें इस्लाम
एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा हमें सिर्फ ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। पे दर पे उन्होंने कुरान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया, इस्लामी ज़िंदगी की बात उन्होंने की। मुसलमानों के लिए मुल्क ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक शरी रियासत, एक फॉरवर्ड थिंकिंग शरिया कंप्लाइंट रियासत। ये तकरीरें बड़ी बड़ी हैं और आप सबको इग्नोर करके, नहीं उनके तो ख्याल में नहीं था। यानी व्हाट डू यू थिंक कि जो इतनी बड़ी कंपेन हुई, इतने लोगों ने इलेक्शन के लिए, जो 45-46 का जो इलेक्शन है उसके लिए कंपेन्स की, घर घर जाके लोगों को पाकिस्तान का केस समझाया, वो लोगों को क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान क्यों बनाने जा रहे हैं, एक सेकुलर मुल्क बनाने जा रहे हैं। तारीख सेकुलरिज्म की मोहब्बत में अपने पास से तारीख घर लेना है कि ये इंतहाई एक इल्मी तौर पे, अगर इल्म नहीं है तो फिर होना चाहिए, और अगर इल्म है और उसके बावजूद आप ऐसी हरकतें करते हैं, कोई भी वो करे, तो एक इल्मी बदयानती है। और हमारे बच्चों को आगाह होना चाहिए, जो एक छोटा सा तबका, ये जो एक नेक्सस इकट्ठा हो रहा है इन कुछ फ्रिंज लोगों का और कुछ सेकुलर्स वगैरह का। हाँ, एक बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बहज़ीत रियासत हम जो मुसलमान हैं, हमारा ये काम ही नहीं है कि हम ये सोचें कि माइनॉरिटीज़ के क्या राइट्स होंगे, इसलिए कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स हमने देने नहीं हैं, वो इस्लाम ने दिए हुए हैं। हम पाबंद हैं कि हम उस अमानत को पहुंचाएं, और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ मुसलमानों पे इस बेस पे केसेस कर सकते हैं कि तुम्हारा मजहब जो तुम पे बाइंडिंग है, ऑब्लिगेटरी है, उसके मुताबिक हमें राइट्स नहीं मिल रहे, उसके मुताबिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं। ये बात बिल्कुल इस हद तक ठीक है कि हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है, दैट्स फाइन। लेकिन उसका ये मतलब है कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स जो हैं वो बिल्कुल जो है वो प्रोटेक्टेड हैं। आपके सेकुलर अमेरिका में ये इंडिजिनस लोग हैं जिनको पहले रेड इंडियंस कहा जाता था, अब उनको बहुत हद तक बराबरी मिल गई है। क्या वो हमेशा ज़मीनें खरीदने के हकूक उनके पास थे? क्या हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल सारे राइट्स उनके पास थे? नहीं थे। क्यों? इसलिए कि जो सेकुलर सिस्टम है उसने रोज़ ही अपना माइंड वो चेंज कर सकता है कि आज इनको राइट्स देने, आज इनको राइट्स नहीं देने हैं। जबकि हमारे रिलीजन में कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो राइट्स माइनॉरिटीज़ को दे दिए गए हैं वो दे दिए गए हैं। आप हसन इलियास साहब US में अमेरिका के सदर का जो इलेक्शन है वो तो नहीं लड़ सकते, लेकिन आपका वोट एक ही गिना जाएगा। वहाँ पे कोई और किसी रिलीजन का है, कोई वहाँ पे वाइट इंडिजिनस आदमी है, या जो एक्चुअल इंडिजिनस अमेरिकन हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनका वोट तो एक ही गिना जाएगा। तो पाकिस्तान में भी अगर कोई माइनॉरिटी का मेंबर है, वो अगर पाकिस्तान का सदर नहीं बन सकता, वोट उसका एक ही है, जैसे मेरा एक है या किसी और का, किसी और पाकिस्तानी का, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, डजंट रियली मैटर, उसका एक ही होगा। तो अगर आप इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, विच आई रिफ्यूज़ टू बिलीव, आप इतने पढ़े लिखे तो हैं कि आपको इन चीज़ों का पता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो कम से कम इस तरह का लोगों को मिसलीड करने से पहले बेहतर है कि अपने जो है इस नॉलेज को अपडेट करें। और अगर आपको पता है तो फिर जानबूझ के आप मिसलीड कर रहे हैं कि सिर्फ एक डिफरेंस आपने सामने रख के आपने कहा कि वो इक्वालिटी सीरियसली एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो कैसे नहीं करती? वेयर डिड यू गेट दैट आइडिया? ये ठीक है, ये जो मुसलमान थे उन्होंने अपनी कौमी शनाख्त को मुसलमान की हैसियत से मनवाया और कहा कि हम इस मुल्क में, क्योंकि अक्सरियत में तो हम यहाँ पर रहेंगे, लेकिन जो लोग पहले से यहाँ मौजूद थे वो लोग यहाँ के रिहायशी थे। तो नेशन स्टेट के उसूल के मुताबिक जिस वक्त यहाँ तकसीम हुई है और एक जमहूरी स्टेट कायम हुई है, तो जमहूरी स्टेट के अंदर अक्सरियत और अकलियत की कोई बहस सिरे से पैदा नहीं होती। अब ये वो लफाजी है कि जिसको सुन के इंसान मुतासर तो हो सकता है, लेकिन इसकी गहराई में जाए तो बात कुछ भी नहीं निकलती। वो भाई कौन सा नेशन स्टेट का उसूल होता है? कोई बताइए, कोई लिखा हुआ है जिसमें आप कोई ऐसी चीज लिखी हुई हो कि ये नेशन स्टेट है और ये उसके तयशुदा उसूल हैं? कोई डॉक्यूमेंट ऐसा दुनिया में है जिसपे सबने साइन किए हुए हैं? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? नहीं। कुछ एब्स्ट्रैक्शन में चीज़ें हैं जिनमें से एक चीज़ बड़ी अहम है, जिसपे मैं अगले वीडियो में ज़्यादा तफसील से बात करूंगा, लेकिन आज सिर्फ जुज़वी तौर पे कि नेशन स्टेट में एक चीज़ तो कॉमन है, और वो ये है कि हर मुल्क सॉवरन होगा, वो अपने कानून खुद बनाएगा। क्योंकि वेस्टफेलियन ट्रीटी में मसला ये था कि चर्च का होल्ड इतना ज़्यादा था कि जो स्टेट्स की एक सोवरेनिटी होती थी वो सामने नहीं आ सकती थी। तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने फिर नेशन स्टेट, और देयर यू गो, आज के बाद हर जो है वो मुल्क अपने फैसले खुद करेगा एंड सो फोर्थ। अगरचे ये एक बहुत बड़ा तारीख में फ्रॉड है, इसलिए कि चर्च के तसल्लुत से उसको इंटरनेशनल सेकुलर ऑर्डर के तसल्लुत में दे दिया। आज कहीं यूरोपियन यूनियन है जहाँ पे नेशन स्टेट सबवर्ट होती हैं, कहीं यूनाइटेड नेशंस है जहाँ पे नेशन स्टेट सबवर्ट होती हैं, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, दिस एंड द अदर। तो जहाँ पे आप रेटिफाई ना करें उन कवानीन को, वहाँ पे आपको यानी कि मुल्क के दर्जे पे समझे नहीं जाता है, आपको बिल्कुल एक तरह से इस दुनिया में आपके लिए एक दोज़ख बना दी जाती है। वो अपनी जगह पे एक बहस है, मैं फिलहाल उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि अगर पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है तो क्या पाकिस्तान के पास ये हक नहीं है कि वो फैसला करे कि पाकिस्तान में सरबराह कौन होगा और कौन नहीं होगा? जो हुआ हमारे मुल्क में वो हुआ ये कि हम चूंकि अपना एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रखते थे और हमारी हिस्ट्री के अंदर चूंकि जमहूरियत, जमहूरी अक़दार, जमहूरी रिवायात कहीं नहीं पाई जाती, तो हमने वो कॉन्सेप्ट्स जो आज से 300 साल पहले
हमला आवर अपने मफतू अक़वाम के साथ करते थे, उसको जदीद नेशन स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लेंड करने की कोशिश। ये हिस्सा बड़ा दिलचस्प है कि आपने कहा कि रूल्स वो बनाए यूज़ कर रहे हैं जो आज से 200-300 साल पहले होते थे। आई एम एक्चुअली क्वाइट अमेज्ड कि आपके साथ डॉक्टर तैमूर रहमान साहब बैठे हुए हैं, आपने उनसे नहीं पूछा कि ये रूल्स तो आपने 100 साल पहले बनाए हुए थे। आपका यूएसएसआर, आपके सोशलिस्ट जब मुसलमानी के अक्सरियत ममालिक पे कब्जे करते थे तो वहाँ पे उनकी रिलीजियस परसिक्यूशन की जाती थी, आप एथियज़म को उन पे इन्फोर्स करते थे। सोशलिस्ट की जो स्टेट पॉलिसी है वो एथियज़म है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने चर्चेस तबाह की, आप लोगों ने मस्जिदें तबाह की, सेकुलरिज्म के नाम पे और एथियज़म के नाम पे आप लोगों ने सेंट्रल एशिया में 25,000 के लगभग मसाजिद आपने बर्बाद कर दी, को 45,000 के लगभग तक के फिगर्स हैं चर्चेस के जो आप लोगों ने बर्बाद कर दिए। आप लोगों ने लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट्स बनाई, आप लोगों ने लोगों को भूख से मारा, अरबी ज़ुबान बोलने पे जुर्माने, नमाज पढ़ने पे जुर्माने, कुरान की तज़हीक, कुरान की सामने सामने जला देना और उसको बेहुरमती उसकी करनी सामने सामने। ये सारी बातें हैं जो उस नज़रिए के लोगों ने की हैं जिनके साहब के साथ आप बैठे हुए हैं, डॉक्टर तैमूर रहमान साहब के साथ बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के लिए सेकुलरिज्म का मैदान जो है आप सीधा कर रहे हैं कि मैं लोगों को ये तासुर दे दूं कि तुम लोगों के मज़हब के पास, तुम्हारे मज़हब के पास तो कुछ नहीं है सिवाय बातों शायदों के, साइड पे हो जाओ। और जाहिर सी बात है तैमूर रहमान साहब बैठे हैं, वो बैठे हुए सोशलिज्म के लिए, तो सोशलिज्म आ जाएगा तो फिर क्या हमारी मस्जिदें बचेंगी? क्या आज से पहले बची हैं? तुर्की में हमने तजर्बे नहीं देखे कि सेकुलर्स ने क्या किया है, सेंट्रल एशिया में हमने तजर्बे नहीं देखे, ईरान में हमने जो शाह ईरान का ज़माना था वो तजर्बे हमने नहीं देखे, सारे के सारे तो हम देख चुके हैं। वी हैव सीन ऑल ऑफ देम कि क्या ये करते हैं मज़ाहिब के लोगों के साथ। तो आप ये 200-300 साल पीछे ना जाएं, डॉक्टर साहब से पूछें डॉक्टर साहब से कि ये जो आपने कानून बनाए हुए थे सेंट्रल एशिया में, ये क्यों बनाए थे? क्यों अरबी बोलने पे सजाएं होती थी? क्यों मजहबी आज़ादी नहीं थी? क्यों लोग मजबूर थे कि उन्होंने कुरान दीवारों में चुन दिए थे, कुरान के नुस्खे? वाई? खैर, आज के लिए इतना ही। ये मेरी पूरी सीरीज़ है, इंशाल्लाह मैं मज़ीद 1-2 वीडियोस में ऐड करूंगा ताकि जो काउंटर नैरेटिव वो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।